नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में इकोनॉमिक्स के एक अन्य सेशन के अंदर और आगे बढ़ने के लिए। आज के सेशन का बेसिक टाइटल है डिमांड एंड सप्लाई, जो कि अपने आप में समझिए कि मांग आपूर्ति, जो कि इकोनॉमिक्स की असली धारणा है। यानी इसके बिना आप इकोनॉमिक्स की कल्पना नहीं कर सकते। आप ये नहीं समझ सकते कि अर्थशास्त्र इसके बिना कैसे पढ़ा जा सकता है। तो आज हम मांग के नियम और सप्लाई के नियमों को पढ़ेंगे और अल्टीमेटली ये जानेंगे कि मार्केट कितने प्रकार का होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे साथ में जितने भी मेरे प्यारे साथी जुड़ चुके हैं, धर्मेंद्र पूछ रहे हैं आरओ एआरओ की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। धर्मेंद्र, मंडे से हम लोग यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस और एप्लीकेशन पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस शुरू कर रहे हैं। आप वहां से उन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइटल आज का है दैट इज मार्केट के अंदर अगर प्राइस का निर्धारण होना है, किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण होना है, तो उसको करता कौन है निर्धारित। तो कहा गया कि सर दो प्रकार के नियम है दुनिया में, मांग का नियम और सप्लाई का नियम, डिमांड एंड सप्लाई। अपन कहते हैं ना, डिमांड है तो कोई वस्तु प्रोड्यूस की जाएगी, सप्लाई है तो उसकी कीमतें नीचे आएंगी। अक्सर ये कहते हुए हमने लोगों को सुना है, लेकिन आज हम इसको प्रायोगिक रूप से देखने का भी प्रयास करेंगे। तो मांग और पूर्ति के जो नियम हैं, उसमें सबसे पहला नियम आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज मांग का नियम, यानी कि रूल लॉ ऑफ डिमांड। क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड? बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ है ये, और जो सुनने में एक बार के लिए थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन वाकई में बड़ा काम का है। कैसे? आपके सामने एक ग्राफ बनाया हुआ है, और ये ध्यान रखिएगा, जैसे ना विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, या फिर वनडे एग्जामिनेशन हो, उसमें मल्टीपल टाइम ये पूछा गया है। साथ ही साथ इस ग्राफ को कई बार जो क्वेश्चन है 2 मार्कर क्वेश्चन, 5 मार्कर क्वेश्चन, उनमें बनवाया भी गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में मांग का नियम, डिमांड कर्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि नेगेटिव दिखाई पड़ता है। क्या कहता है ये? देखिए, प्राइस को अगर आप देखें तो ये प्राइस इस समय इस ग्राफ में एकदम आसमान में टिकी हुई है, एकदम ऊंचाई पर है। अब यहां पर ग्राफ पढ़ने का नियम होपफुली आप सब जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए यहां पर आपने इस समय किसी वस्तु को माना, इस वस्तु की इस समय पर कीमत मान लो 100 रुपए है। हमने कोई वस्तु रखी जिसकी कीमत 100 रुपए है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसकी मार्केट में क्वांटिटी अगर आप यहां पर देखें तो ये मार्केट में इसकी क्वांटिटी है। हो सकता है कि मार्केट में ये केवल 1 किलोग्राम ही उपलब्ध हो, 1 किलोग्राम ही उपलब्ध थी, इसलिए इसकी कीमत मार्केट के अंदर 100 रुपए थी, ठीक है। अब ये क्या कहता है, दोनों चीजों को ध्यान से देखते जाइएगा। डिमांड की बात कर रहा है। जब डिमांड बढ़ती है तो ये प्राइस को ध्यान में रखकर डिमांड की बात करता है और कहता है कि अगर आप प्राइस घटाकर नीचे ले आए, उदाहरण के लिए आप प्राइस घटाकर यहां पर ले आए 90 रुपए, अगर आप प्राइस घटाकर नीचे ले आए तो उसकी जो मात्रा है मार्केट में, किसकी? वस्तु की, उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। मार्केट में उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि मात्रा उसकी बढ़ जाएगी। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि डिमांड तो यहां पर दिखाई नहीं गई है, डिमांड का ग्राफ थोड़ी है, ये तो प्राइस एंड क्वांटिटी का है। तो आप केवल इस कर्व को एंड में डिमांड के नाम से पढ़िएगा। आप तो केवल मूल्य और वस्तु की मात्रा, इन दोनों के संबंध को समझने का प्रयास करिए। मूल्य घटा, मार्केट के अंदर क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो गई, इसका मतलब समझिए कि अब ज्यादा लोग उसे परचेज करने लग गए। और थोड़ा मूल्य घटाते हैं, मान लीजिए कि आप यहां पर लेकर चले गए मूल्य को 75 रुपए। किसी भी वस्तु की बात कर रहे हैं, आप प्याज से ले लीजिए, प्याज की बात कर लीजिए, टमाटर की बात कर लीजिए, अदरक की, लहसुन की, जो डेली यूज की रोजमर्रा की चीजें हैं, उनकी एक बार के लिए समझ के लिए बात कर लेते हैं। मूल्य घटा तो फिर उसको कंज्यूम करने वाले लोगों की संख्या या फिर उसकी मात्रा बढ़ने लग गई। अब आप कहेंगे हमें प्रायोगिक रूप से कह रहे थे, आप समझाएंगे, मतलब व्यवहारिक रूप में आप इसको बताएंगे। देख लीजिएगा, अधिकांश लोग जब प्याज खाते हैं वो प्याज सस्ता होता है तो खाते हैं। प्याज जैसे ही महंगा होने लगता है लोग प्याज खरीदना बंद कर देते हैं।
ध्यान से समझिएगा, और आपने अगर ये देखा हो तो नोटिस करिएगा, प्याज जैसे जैसे महंगा होता चला जाता है, प्राइस इधर की तरफ चल रहा है, प्याज महंगा क्यों हो रहा है? क्योंकि क्वांटिटी कम हो रही है, नंबर एक बात। दूसरा, लोग भी प्याज खरीदना बंद कर देते हैं अगर प्याज महंगा हो रहा है तो। आम जनता, अगर आपने बचपन में कभी प्याज के साथ अपना भोजन कंप्लीट किया हो, प्याज के साथ ही रोटी खाई हो, कहते हैं कि आम आदमी का भोजन प्याज रोटी खाकर के एक मजदूर अपनी दिनचर्या को कंप्लीट कर लेता है। प्याज और रोटी एक सबसे सर्वसाधारण का भोजन माना गया है, लेकिन वो मजदूर भी जब प्याज महंगा होने लगता है वो प्याज खाना बंद कर देता है। लेकिन प्याज सस्ता होता है तो वो उसकी आवश्यकता की वस्तु बन जाता है और वो उसका कंजप्शन करने लगता है। अगेन, आप वैल्यू घटाते लाइए, आप प्याज के साथ में प्रयोग के नाम पर, अभी प्याज को खाया जा रहा था, अब हो सकता है कि प्याज की सब्जियां बनने लगे, हो सकता है प्याज को भविष्य के लिए संजो के रखना शुरू कर दें, हो सकता है लोग प्याज को सुखा के रखना, उसका पाउडर बनाना शुरू कर दें। कभी टमाटर के साथ देखिएगा, टमाटर जब बहुत महंगा होता है लोग टमाटर को खटाई में उपयोग करना बंद कर देते हैं, लेकिन टमाटर जब सस्ता होने लगता है तो पता चल रहा है कि सब्जी टमाटर की बनने लग रही है, टमाटर का लोग सूप बनाकर पिए जा रहे हैं, और तो और उसको सुखा सुखाकर उसका पाउडर बना के रखना शुरू कर रहे हैं, उसका केचप बना के रख ले रहे हैं कि भविष्य में यह काम आ जाएगा। सस्ता है तो हर आदमी के टेबल पर वो दिखने लगता है, सस्ता है तो वो अपनी क्वांटिटी मार्केट में बढ़ाने लगता है, उसकी मात्रा बढ़ने लगती है। इसका मतलब मार्केट में जितना ज्यादा कीमत नीचे आती जाती हैं, चीजें उतनी ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाने लगती हैं, उनकी मात्रा मार्केट में बढ़ने लगती है। क्या हम इसको यह कह सकते हैं कि इसी क्रम में लोगों की डिमांड भी बढ़ रही है? आप कह सकते हैं, क्योंकि जब सस्ता है तो लोग उसको खरीदेंगे, खरीदने को आप डिमांड के नाम से बोल सकते हैं। अब उदाहरण के लिए समझिए, आपने अक्सर YouTube पर जिस तरह के हम में से कुछ लोग जो पढ़ाने के लिए क्लासेस लेते हैं, वो आपके सामने कोर्सेज की रेट्स क्या रखते हैं। एक समय था जब कुछ कंपनीज लाख लाख रुपए का कोर्स बेचा करती थी। अब लाख रुपए का कोर्स था तो उसको खरीदने वाले लोग कम थे। कंपनीज ने क्या ऑफर चलाना शुरू किया, इस दिन इतना प्रतिशत डिस्काउंट। जैसे ही डिस्काउंट ऑफर किया, मान लीजिए लाख रुपए की चीज थी, आपने 75,000 की अनाउंस कर दी कि 75,000 में आपको कोर्स मिल जाएगा। एक ही दिन में इतने सारे लोगों ने कोर्स खरीद लिया। और विचार कीजिए, 75,000 की वस्तु को आप 50,000 में ले आए, और ज्यादा लोगों ने खरीद लिया। आप उसे 7,500 रुपए में ही ले आए तो भाई साहब उसको बहुत सारे लोगों ने खरीद लिया। अब इसको कोई यह कहने लगे कि मार्केट में डिमांड बढ़ गई, असल मायने में यह प्राइस के कारण डिमांड पैदा हुई है। यही मांग का नियम है कि प्राइस अगर वस्तुओं की जिनका उपयोग किया जा सकता है, जो आवश्यकता की है। अब इनमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, एक है आवश्यकता की वस्तु। अब जैसे मान लीजिए मेरा ही कोर्स है, मेरा कोर्स हमने अपने स्टेट पीसीएस के अंदर 7500 रुपए का रखा हुआ है। जैसे हमारे ये जो नोट्स हैं, जो मैं आपको बोलता हूं कि आप हमारे हैंड रिटन नोट्स का बंडल ले सकते हैं, ये मैंने 1999 का नोट्स रखा हुआ है। मुझे नहीं लगता क्या कि मैं जिस दिन इस किताब को इंडिविजुअली निकाल दूंगा, या फिर मैं लूज बुक्स में अगर इकोनॉमिक्स की इस किताब को मार्केट में निकाल दिया, तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों तक यह किताब पहुंच जाएगी। मैंने क्या किया हुआ है, इसको नियंत्रित करके इसकी रेट सेट कर रखी है 1999, सो दैट मेरा ये जो प्रोडक्ट है ये लिमिटेड रीच तक ही पहुंचे। ये कौन नियंत्रित कर रहा है? मैं नियंत्रित कर रहा हूं। अगर आप विचार कीजिए कि मैं इस किताब को आज अनाउंस कर दूं कि यह किताब मात्र 50 रुपए में उपलब्ध है, आप ऑर्डर कर दीजिए। भाई साहब, इसके लिए मुझे स्टॉक आउट करना पड़ जाएगा कि यार भाई साहब, उस प्रोडक्ट को जिसको हमने 200 रुपए में खरीदा, आज वो 50 रुपए में मिल रहा है। वो प्रोडक्ट जो 2000 का था, अगर मैं उसको 500 में कर दूं तो अरे बोले यार, ये तो बिल्कुल कौड़ियों के दाम में मिल रहा है। उससे क्या होगा, वह आपके पास उसकी पूर्ति बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो अब मैं इसको यह कहने लगूं कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, नहीं, डिमांड पैदा कर दी आपने, सस्ती कर दी ना बहुत ज्यादा चीजें। तो डिमांड जो है वो असल में प्राइस को कम करके बढ़ाई जा सकती है। मांग प्राइस को कम करके इंक्रीज की जा सकती है, यह मांग का नियम है। अब इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात निकल कर आती है, सर क्या यह हर वस्तु पर लागू होता है नियम?
नहीं, हर वस्तु पर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये इसलिए लागू नहीं होता, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो अति आवश्यक हैं। मान लीजिए आज आप मेरा ये नोट्स परचेज करने के बारे में सोचते हैं कि 1999 में इसको खरीदें कि नहीं खरीदें, चल कभी बाद में खरीद लेंगे या रहने ही देते हैं, सर तो नोट्स पढ़ा ही रहे हैं। आपने अभी इसको अति आवश्यक नहीं पाया। क्यों नहीं पाया? क्योंकि इसके अल्टरनेट पता है आपको। मार्केट के अंदर कोई किताब ले आएंगे, कोई और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ले आएंगे, सर की क्लास की पीडीएफ पढ़ लेंगे, छोड़ देंगे, चल छोड़ देते हैं। अभी आपको अल्टरनेटिव्स पता है। लेकिन सोचिए कि इस पूरी दुनिया में ये इकलौती किताब होती, यानी इस सब्जेक्ट के ऊपर कोई और किताब होती ही नहीं, तो मैं इसकी चाहे जितनी रेट रखता, आप उतने में इसे खरीदने के लिए तैयार हो जाते। मैं कहता कि ये इकलौती किताब है। जैसे हम पढ़ा करते थे, एक आर शर्मा की किताब आती थी हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के अंदर। वो किताब उस समय पर सिंगल किताब 6,000 रुपए की आती थी। इतनी पतली सी किताब 6,000 रुपीज की, मतलब पेजेस की जिरोक्स करा लें आप तो वो ज्यादा मतलब जिरोक्स पड़ जाए 600 रुपए में, जिसकी वो किताब 6,000 रुपए की आया करती थी। लेकिन फिर भी लोग उसको खरीदते थे, क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में आर शर्मा की उस किताब में जो चीजें लिखी थी वो कहीं और थी ही नहीं, क्योंकि उसने अपनी पूरी रिसर्च को छाप कर, यूनिवर्सिटी राजस्थान के प्रोफेसर हुआ करते थे वो, उनकी किताब के अंदर उस किताब के अलावा कहीं वो कंटेंट उपलब्ध ही नहीं था, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लोग उसी किताब को खरीद के पढ़ते थे। तो इसका मतलब समझ गए अब आप? जब चीजें अति आवश्यक हो जाएं, तो अति आवश्यक से मतलब, जैसे आप सोचिए कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन का सिलेंडर मिलना, कोरोना काल के अंदर दवाओं का मिलना, कोरोना काल के अंदर मास्क, सैनिटाइजर, इन सब का शुरुआती दौर में मिलना, वो अति आवश्यक वस्तुओं में था। इसी कारण सरकार ने अति आवश्यक के लिए कानून लगा दिया था और कहा था कि अति आवश्यक वस्तुओं का संग्रहण नहीं किया जाएगा, अगर किया गया तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा, यानी कोई स्टॉक नहीं करेगा, उपलब्ध है तो सीधा मार्केट में उतार दो। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर हो गया आप लोगों को यह बात? यहां पर क्लियर हो गया प्राइस के साथ में क्या कनेक्शन है। अति आवश्यक वस्तुओं पर यह लागू नहीं होता, आवश्यक वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है, यानी कोई अपवाद पूछे तो क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इसको दूसरे तरीके से भी कह लेते हैं। सर अगर किसी वस्तु की बहुत ज्यादा क्वांटिटी मार्केट में उपलब्ध है तो भी वो सस्ते दाम पर मिल जाएगी। तो दोनों ही बातें सही हो गई। पहले मैंने क्या कहा, प्राइस अगर कम कर दी जाए तो मांग उसकी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि क्वांटिटी उसकी कंज्यूम होने लगती है। पहले मैंने प्राइस से इस बात को समझाया, अब मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। अगर किसी वस्तु की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाए, उदाहरण के लिए आज हमने कहा कि खेतों में पैदावार टमाटर की बम्पर पैदावार हुई है, इतनी पैदावार हुई है कि खरीदार नहीं मिल रहे, तो टमाटर 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो भी सड़कों पर बिकने के लिए आ जाते हैं। इसका मतलब प्राइस नीचे आ जाता है अगर क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। दोनों ही बातें आ गई। अभी मैंने क्या कहा, दाम घटा दो, लोग खरीदने वाले मिल जाएंगे, मांग बढ़ जाएगी। अब मैं दूसरी बात क्या बोल रहा हूं, क्वांटिटी बढ़ा दो, आप क्वांटिटी मार्केट में बहुत सारी डाल दो, प्राइस ऑटोमेटिक नीचे आ जाएंगी। दोनों ही बातें ट्रू हैं। अगर मैंने मान लो 1 लाख किताबें छपा के रख ली हो, अब मुझे वो किताबें एनी हाउ, क्योंकि रद्दी में वो ज्यादा महंगी पड़ेंगी, मुझे वो बेचनी ही है, ऐसी स्थिति में मैं उसका किसी भी दाम पर बेचूंगा। उदाहरण के लिए देखिए, अगर आपको कोरोना का समय याद हो तो उस समय पर तेल उत्पादक कंपनियों ने कहा कि हमसे मुफ्त में तेल ले जाओ। अब भाई साहब बहुत सारे लोगों ने सोचा कि पागल हो गए क्या, मुफ्त में तेल कौन कोई बेचता है क्या? क्यों बेच रहा था भाई? क्योंकि उस तेल को मेंटेन करने के लिए, रखने के लिए, जिस जगह उसको स्टॉक किया हुआ था वहां रखने की कीमत बहुत ज्यादा आ रही थी, खर्चा बहुत हो रहा था। मान लो मैंने टमाटर पैदा कर लिया, अब मेरे पूरे खेत में टमाटर ही टमाटर भरा हुआ है, मैं उसको क्रश नहीं कर सकता क्योंकि वो सूखेगा नहीं, गंदगी फैल जाएगी, बदबू हो जाएगी सब तरफ से। तो मैं क्या कह रहा हूं, अरे भाई फ्री में ले जाओ, मेरा खेत तो खाली हो, कम से कम मैं इस खेत में कुछ और पैदा कर लूंगा। आ गई बात समझ में? आज कई बार जैसे पराली के केस में क्या हो रहा है, पंजाब हरियाणा में पराली के केस में क्या हो रहा है, पराली को कोई खरीदता नहीं है क्या? खरीदने के लिए खूब लोग उपलब्ध हैं, लोग जो गाय भैंस को चारा खिलाते हैं वो खरीदने को तैयार हैं, लेकिन वो जितने रुपए किलो में मिल रही है मार्केट में, उसको लाने ले जाने में ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो किसान क्या कह रहा है कि एक काम करते हैं, हम इसको यहीं जला देते हैं। इससे क्या होगा, जला दिया तो इससे कम से कम मेरा लाने ले जाने का खर्चा तो बचेगा। मतलब सप्लाई जब बहुत ज्यादा हो गई, क्वांटिटी जब बहुत ज्यादा हो गई, तो प्राइस मैटर ही नहीं कर रहा है,
और उसका फिर दोहन भी आपके सामने हो रहा है। तो डिमांड का नियम संभवतः आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। तो आपने सोचा कि सर इसमें डिमांड कहां आई, तो दोनों ही चीजों में, प्राइस घटे तो डिमांड बढ़ी, क्वांटिटी बढ़ी तो भी डिमांड बढ़ी। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको यह बात समझ में आनी चाहिए, नकारात्मक संबंध है। ठीक है सर, मांग को कौन से फैक्टर डिसाइड करते हैं? भाई अभी आपने देखा प्राइस डिसाइड कर रही है, उसकी क्वांटिटी जो है वो भी डिसाइड कर रही है, इसके साथ साथ आप जो कंज्यूमर हैं उनकी आय भी इस बात को डिसाइड करती है। आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, आय से क्या लेना देना? जैसे मैं जब 2000 रुपए का कोर्स निकालता हूं मेरे फाउंडेशन का, मैंने चारों सब्जेक्ट आप लोगों को मात्र 1999 में पढ़ाने के लिए निकाले हुए हैं। अगर मैं अपने समय की कोई भी कीमत रख लूं, मतलब XYZ, मतलब ऐसे समझिए कि मैं 1 घंटा आपको अपने दिन का अगर पढ़ाने में देता हूं, इतना ही अगर मैं YouTube पर पढ़ाने के लिए समय निकालूं या किसी XYZ संस्थान में जैसे पहले जुड़ा हुआ था अगर मैं ऐसे ही पढ़ाने का निकालूं, तो मुझे वहां से ज्यादा कमाई होती है, ज्यादा अच्छे से मेरा जीवन यापन सही से चलता है। लेकिन फिर भी मैंने आपके कारण इस कोर्स को बहुत ही नॉमिनल कीमत पर रख दिया, सो दैट बहुत सारे लोग खरीद पाए, एक कारण। और दूसरा, इस बात को भी ध्यान में रखा गया क्योंकि बहुत से बच्चे हमें ऐसे भी मिले जो ये कहते हुए पाए गए कि सर हमारे पास तो 1999 का अरेंजमेंट भी नहीं हो पाता, हम कैसे पढ़ लें? अच्छा, और किसी को लग सकता है ये बात की क्या बात कर रहे हो, क्या किसी के पास 1999 भी नहीं हो सकते? क्या हो सकते हैं, उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो कोर्स में उसे खर्च करे। आप बोले ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा जिसने मुझे मोबाइल पर देख लिया उसी ने तो मेरे कोर्स के बारे में जाना। मोबाइल पर देखने में मोबाइल की खुद की जो कीमत है वो कम से कम 10,000 है, और जिस डेटा को वो यूज कर रहा है वो 250 रुपए प्रति माह का है। इसका मतलब यह हुआ कि वो व्यक्ति पर माह के हिसाब से खुद के ऊपर 3,000 रुपए सालाना केवल इंटरनेट पर खर्च कर रहा है। उसकी आवश्यकताएं अलग हैं, इसका मतलब उसका हित अलग है। कंज्यूमर ने अपने इंटरेस्ट में पढ़ने को नहीं लिया हुआ, बस यही कारण है। क्योंकि जब आप प्राइस नीचे ले आए, भाई मैंने कहा प्राइस नीचे ले आया, हर आदमी फिर भी क्यों नहीं खरीद रहा? इसलिए नहीं खरीद रहा क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में। वो ये सोच रहा है कि मैं इसके लिए 2,000 रुपए क्यों दूं? बोले भाई फिर क्या करेगा? अरे पता नहीं कितने सारे लोगों ने 100-100 रुपए में कोर्स निकाल रखे हैं, 200-200 रुपए में कोर्स निकाल रखे हैं, पूरी SSC लोग 200-200 रुपए में पढ़ा दे रहे हैं, मैं वही नहीं पढ़ लूंगा। सर ऐसा क्या पढ़ा देंगे जो मैं वहां से नहीं पढ़ सकता? यहां पे क्या आ गया? कंज्यूमर का इंटरेस्ट। यानी कि डिमांड को प्रभावित करने वाले कारकों में प्राइस तो एक कारक है ही, उसकी आपूर्ति भी एक कारक है, लेकिन उसके साथ साथ कंज्यूमर की इनकम की उसके पास आय है अथवा नहीं, और दूसरा उसका उस चीज में इंटरेस्ट है या नहीं। ठीक है, और तीसरी चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके चलते बहुत सारे लोग पूरा इंतजार करते हैं बिग बिलियन डे का या फिर किसी सेल का कि भाई सेल आएगी। जैसे आपने नोटिस किया हो, हमने जब से कोर्सेज लॉन्च किए हैं हम एक फिक्स समय के लिए ही अपने कोर्स ओपन करते हैं। आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट पे या किसी वीडियो में लाइव बच्चों को ये कमेंट करते हुए देख सकते हैं कि सर कोर्स ओपन कर दीजिए, हमें कोर्स लेना है। क्योंकि हमने क्या कर रखा है, हमने कोर्स को बंद करने की फिलॉसफी अपना रखी है कि हम कुछ ही दिन के लिए कोर्स खोलते हैं, उसके बाद कोर्स बंद। या फिर हम एक तरीका और कर सकते हैं, और वो क्या है, हम साधारण दिनों में कोर्स की प्राइसेस बढ़ा के रखें, और जब किसी को खरीदना हो, अर्जेंसी हो, या हम अपने हिसाब से समय के हिसाब से प्राइस चेंज करके उसे आधे दाम पर भेज दें। अभी दिवाली के अवसर पर आपने बहुत सारे कोचिंगों के विज्ञापन देखे होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारी कोचिंगों ने, किसी ने 50% डिस्काउंट दिया, किसी ने 90% डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट सब तरफ दिवाली धमाका चल रहा था। इसका फायदा किसको हुआ? वो अपनी तरफ से उसे सस्ते दामों पर बेचने में कामयाब हुए। ग्राहक का फायदा क्या हुआ? उसे सस्ते में मिला। लेकिन नुकसान क्या हुआ? अब जनता को पता चल गया कि ये किसी ना किसी खास दिन पर 90% वाला डिस्काउंट लाते हैं, तो नॉर्मल डे में कोई भी उस व्यक्ति के कोर्स को खरीद ही नहीं रहा। भैया तुम्हारा 90% डिस्काउंट आएगा तब हम खरीद लेंगे, तब तक तुम तुम्हारे और हम हमारे। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई हो। कहने का मतलब क्लियर है? तो किस तरह से चीजें डिसाइड होती हैं? आइटम की कीमत से, उपभोक्ता की आय से, उसके हितों से, और भविष्य में प्राइस की वजह से। आप पूछेंगे सर ये पढ़ना जरूरी है क्या? मांग का नियम अगर पूछ लिया जाए
तो आपको ये आंसर वहां पर देकर आने हैं। ठीक है, अब सवाल इसका कोई मतलब एक्सेप्शन भी है क्या? मैंने एक्सेप्शन तो बता ही दिया था। बेसिक नीड की जो चीजें जैसे मेडिसिन आपको लेनी ही है, सस्ती हो महंगी हो, आप जीना नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो अति आवश्यक में आ गई। दूसरी चीजें वेबलेन गुड्स जिन्हें लग्जरी आइटम कहते हैं, जैसे आईफोन की कीमत, अब जैसे ये वाला आईफोन शायद 1.5 लाख रुपए का है, ऐसे ही मैंने एक सैमसंग का फोन लिया हुआ है वो 2.25 लाख रुपए का है। ये लग्जरी गुड्स में है। फोन तो 10,000 रुपए में भी आता है, फोन तो 5-7 हजार रुपए में भी आता है, सरकार तो मुफ्त में भी बांट रही है। अब ये प्राइस कितनी भी महंगी हो जाए, मैंने अगर ये समझ लिया कि ये मेरे लिए आनंद की वस्तु है, अब ये चाहे लाख रुपए की हो 2 लाख की हो, मेरे लिए तो ये अब ये मेरे सुकून की वस्तु हो गई कि इससे मेरी विलासिता, मेरी लग्जरी इंक्रीज हो रही है। मुझे बेहतरीन मूवी देखनी है, मुझे बेहतरीन साउंड सुनना है, मुझे बेहतरीन फोटोज लेनी है। फोटोज तो सब फोन लेते हैं लेकिन मुझे बेहतरीन लेनी है। तो ये जो बेहतरीन की कला है ना, इनको वेबलेन गुड्स कहा गया है। इन पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है, अर्थात वस्तुएं महंगी हो तो भी खरीदी जाएंगी, अगर आप उन्हें सस्ता कर दें लोग उनको खरीदना बंद कर देंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप में से बहुत सारे लोग शायद जानते भी हों, बहुत सारे ऐसे ऐसे परफ्यूम्स आते हैं, जैसे मतलब बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे अरमानी है ना, अजमल है, इनके परफ्यूम्स छोटी छोटी सी बोटल्स जो है ना वो 10-10 हजार में आती हैं। मतलब जैसे नेल पेंट की जो छोटी सी बोतल नहीं आती है, इतनी सी बोतल 15-15, 20-20 हजार, 30-30 हजार की आती है। आपका दिमाग बनना जाएगा, यार ऐसा भी इसमें क्या दे दिया। मतलब एक स्प्रे पता चल रहा है 1000 रुपए का था, सिंगल एक बार की जो ड्रॉप निकली पता चल रहा है 500 रुपए की थी। समझ रहे हैं आप इस बात को? लग्जरी गुड्स हैं, बहुत सारी ऐसी कॉफी मार्केट में हैं, बहुत सारी ड्रेसेस मार्केट में हैं, बहुत सारे। अभी किसी को मैंने मतलब ठीक है, मार्केट के अंदर अगर हम बात करें घड़ियों की कीमत, आप देखिए कुछ ब्रांड्स हैं जैसे रेडो है, रोलेक्स है। रोलेक्स इंडिया में, मतलब जहां मैं रह रहा हूं राजस्थान के अंदर जयपुर में, वहां रोलेक्स ने अपना शोरूम ही नहीं खोल रखा है। वो ऑन डिमांड चीज है, मार्केट में आएगी तब जब आपको चाहिए होगी। मुंबई में से ले लो आप कहीं से, कीमत 3-4 लाख रुपए से शुरू है, लग्जरी गुड्स है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब यह हुआ कि विलासिता की वस्तुएं महंगी होती हैं, उन पर डिमांड का नियम लागू नहीं होता, आम जनता पर यह चीजें लागू होती हैं। ठीक है ना? उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ रही हो, डिमांड के नियम के अपवाद क्या हैं। अब हम सप्लाई के नियमों की बात करते हैं। सप्लाई का मतलब क्या है अब देखते हैं। प्राइस एंड क्वांटिटी, जैसे प्राइस एंड क्वांटिटी मांग के अंदर लागू हो रही थी, ऐसे ही सप्लाई में बात करते हैं। जैसे अब अगर किसी वस्तु की प्राइस ज्यादा है तो जो व्यक्ति वस्तु का उत्पादन कर रहा है वो क्या सोचेगा, मुझे ज्यादा पैसे मिले। भाई मैं अगर दो साइड में खड़ा हूं, देखिए इस बात को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। अगर हम कहें कि एक ऑप्शन है, इधर आप खड़े हैं और इधर भी एक और व्यक्ति खड़ा है, इधर है ग्राहक और इधर है विक्रेता, जो बेचने वाला व्यक्ति है दैट इज विक्रेता। अब मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझिएगा। ग्राहक क्या चाहता है? ग्राहक मांग करता है, डिमांड करता है। हमने पहले क्या नियम पढ़ा? ग्राहक के बारे में पढ़ा। और विक्रेता क्या चाहता है? पूर्ति करना चाहता है, सप्लाई करना चाहता है। इन दोनों बातों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अब अगर हम विक्रेता की तरह सोचते हैं तो हमारा क्या सोचना होगा? यार अगर किसी वस्तु की प्राइस बहुत ज्यादा है, आप देखो प्राइस कहां है यार गुरु, अगर यही चीज पैदा की जाए ना तो एक बार में ही माला माल हो जाएंगे। अब आप उदाहरण के लिए देखो, कोई सा भी एग्जांपल उठाकर आप देख लो। रेलवे की जैसे ही वैकेंसी आएगी हर चैनल पर रेलवे पढ़ाया जाएगा। कारण उसकी सप्लाई में सब लोग एकदम घुस के आ जाएंगे, क्योंकि बल्क में प्रोडक्ट बिक सकता है, माला माल हो जाएगा आदमी। नंबर एक। नंबर दूसरा, प्याज की कीमत 100 रुपए पहुंच गई, हर तरफ से आदमी जुगाड़ लगाएगा कि काश मेरा ये जो प्याज मैंने खेत में पैदा किया यार ये बस जल्दी पैदा हो जाता, अगली बार तो बेटा मैं प्याज लगाऊंगा अगेती के फसल के रूप में, यानी जल्दी पके और जल्दी मार्केट में आए ताकि मैं ज्यादा दाम पर इसे बेच पाऊं। मतलब
मैं ज्यादा प्राइस के चक्कर में सप्लाई बढ़ाने के तमाम साधन खोजने लगता हूं। अगर जयपुर में प्याज मान लो 100 रुपए किलो है और मुझे पता चला नासिक में प्याज 20 रुपए किलो ही है और माल भाड़ा भी 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पड़ जाएगा, तो भी मेरा तो 60 रुपए का मुनाफा है। तो मैं क्या सोचूंगा कि यार कुछ भी करूं, नासिक जाता हूं, वहां से 20 रुपए किलो के प्याज खरीदता हूं, ट्रक में भरता हूं, खर्चा 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, चलो उसमें उसका भी आ गया, एंड में लेके पहुंचता हूं और फिर उसकी ठक से सप्लाई कर देता हूं। आनंद ही आनंद होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या आपको बात क्लियर हो रही है? क्या कहा मैंने? मांग और उसके हिसाब से आपूर्ति। जब आप आपूर्ति की बात करने पर निकलते हैं, सप्लाई पर बात करने के लिए निकलते हैं, तो सप्लाई चाहने वाला व्यक्ति क्या चाहेगा? प्राइस ज्यादा है ना अगर, तो यार करने में आनंद इसी चीज को आएगा। आज आप देखिए जितनी भी बड़ी कोचिंग्स हैं वो आईएएस और आईआईटी जेईई, ये दो ही एग्जामों को ज्यादा दिमाग में रख के क्यों चलाती हैं? या इन्हीं दो कोचिंग के जो लोग हैं वो इतना पैसा कैसे पाते हैं? कारण है इनके अंदर प्राइस ब्रांच बहुत ऊपर है। कोई भी आईएएस की अच्छी कोचिंग लाख रुपए से कम में कराता ही नहीं है। ऑफलाइन अगर जाना हो तो 1.5-2 लाख रुपए पहुंच जाओ। आईआईटी जेईई नीट के अगर अंदर बात करो तो उनका भी यही हाल है, 1-2 लाख रुपए से नीचे कोई भी नहीं है। तो फिर क्या करें? तो भाई साहब जब कोई उससे नीचे नहीं आ रहा, 1-2 लाख रुपए से नीचे नहीं आ रहा, तो ऐसी स्थिति में क्या निर्णय लिया जाए, क्या समझा जाए, इसका मीनिंग क्या समझा जाए? हर कोचिंग उसी काम को करना चाहेगी। सप्लाई बढ़ बढ़ के आ गई, हर टीचर टूट टूट के अपनी कोचिंग डाल रहा है। प्राइस ज्यादा है ना, मुझे भी आईएएस बनाना है, मुझे भी आईआईटी जेईई पढ़ाना है, मुझे भी नीट पढ़ाना है, इसमें पैसा ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा आ जाएगी। जितने ज्यादा दाम उतनी ज्यादा सप्लाई, जितने कम दाम उतनी कम सप्लाई। अगर कोई व्यक्ति ये जान ले कि यार ये ₹1 रुपए का तो प्रोडक्ट है, इसको बनाने में 75 पैसे की लागत आती है। जैसे आप में से कई लोग मुझसे पूछते हैं सर बीपीएससी का कोर्स कब लाओगे? मैंने बीपीएससी लॉन्च किया, एक दिन और एडमिशन ओपन किए और दूसरे दिन एडमिशन क्लोज कर दिए। एक दिन ओपन किया था बस। मैंने 4500 रुपए की कीमत में कोर्स निकाला था बीपीएससी और एमपीपीसीएस। मैंने कीमत रखी बहुत कम, प्राइस कहां पहुंचा दी? बहुत नीचे। और जब प्राइस बहुत नीचे पहुंचा दी तो मेरा खुद का मोटिवेशन खत्म हो गया। कैसे? मैंने कहा यार इतनी प्राइस में 4500 रुपए की प्राइस अगर मैं रख रहा हूं, इसके अंदर से सीधा सीधा 1000 रुपए सरकार टैक्स में ले जाएगी। 20% के आसपास तो केवल जीएसटी चला जाता है। 1000 रुपए सरकार ले गई, 3500 रुपए का कुल मिलाकर के कोर्स मुझे पड़ा। साल भर के लिए मैंने जो सॉफ्टवेयर ले रखा है उसका खर्चा, इन टीचर्स को पढ़ाने का खर्चा, मेरे दिमाग का एंगेजमेंट, उसके बाद भी एक पैसा बच के नहीं आएगा और परेशान हो जाऊंगा, जो बात अलग है। मतलब समझ रहे हैं आप? भाई एक जिम्मेदारी आप बहुत बड़ी उठाने निकले। दूसरे दिन मुझे जब यह एहसास हुआ, क्योंकि मैंने जैसे ही कम प्राइस रखी एकदम बम्पर एडमिशन हो गए, मैंने अगले ही दिन एडमिशन क्लोज करके सबके पैसे वापस लौटा दिए। मैंने कहा नहीं, मेरी व्यापारिक सूझबूझ ये नहीं कहती, क्योंकि अगर मैं अपनी ही जेब से व्यापार करने लग गया, अगर आप कहें कि शिक्षा व्यापार है और मैं व्यापारी हूं, तो मैं अपनी ही जेब से इन्वेस्टमेंट करने लग गया तो मैं कैसे सरवाइव कर पाऊंगा इतने सारे लोगों को लेकर? आप कहेंगे सर आप तो व्यापारी की तरह सोचने लग गए। नहीं, आज आप भी व्यापारी की तरह सोच रहे हैं, मैं भी व्यापारी की तरह सोच रहा हूं। बोले आप ऐसे कैसे कह सकते हो? अरे भाई आप जब सेलेक्ट होकर के नौकरी में जाएंगे, एक बड़ी तनख्वाह पाएंगे, तब किसी को आप क्रेडिट देने नहीं जाएंगे और ना ही तनख्वाह देने जाएंगे। आपका सीधा सा हिसाब रहेगा कि मेरी तनख्वाह मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए, बीवी बच्चों के लिए। उसमें से कभी मिल गए तो 1-1000 रुपए की आपने मिठाई पकड़ा के खिला दी कि साहब ये पकड़िए, धन्यवाद, आपकी वजह से हुआ था, एक जगह वीडियो डाल दिया। बात समझ रहे हैं आप? आप अभी जो कर रहे हैं वो आपका इन्वेस्टमेंट है, हम जो कर रहे हैं वो हमारी अब ड्यूटी बन चुकी है, जॉब बन चुका है। ऐसी स्थिति में अगर मैं अपनी टीम के लिए भी पैसे नहीं बचा पाऊं तो फिर उस व्यापार का क्या मतलब? ऐसी स्थिति में प्राइस के केस में जो क्वांटिटी वाली बात है वो आकर अटक जाती है। यानी कि अगर आपने बहुत कम प्राइस रख दिया तो सप्लाई को रोकना पड़ता ही है। मैंने क्या किया? सप्लाई रोक दी कि नहीं, ओवर एंड आउट नहीं हो पाएगा। बोले सर सप्लाई रोक दे रहे हो, प्राइस कम करके नहीं हो पाएगा तो लोगों के लिए कैसे, उनको कोर्स कैसे मिल पाएगा, उन्हें प्रोडक्ट कैसे मिल पाएगा? मैंने कहा इन दोनों के मध्य में कोई रास्ता निकालना पड़ेगा जिसमें
मांग वाले को यानी ग्राहक को भी फायदा हो और विक्रेता को भी फायदा हो, मार्केट तभी चल पाएगा, अदरवाइज मार्केट क्रैश कर जाएगा। आज आप देखिए, ये आप लोगों के लिए अपने आप में केस स्टडी है। मैं इस तरह की व्यवहारिक बातें कर इसलिए रहा हूं ताकि आप इन चीजों को आसान भाषा में समझ पाएं। मैं नाम नहीं लूंगा, बाकी आप समझते चले जाना। जितने भी इंडिया में एड टेक के बड़े बड़े स्टार्टअप्स थे, उन्होंने अधिकांश ने टीचर्स को अपने यहां से बाहर निकाल दिया, अधिकांश ने अपने सिस्टम क्लोज कर दिए, टीचर्स की मास लेवल पर उन्होंने एग्जिट कर दिया कि नहीं, निकालो भाई निकालो, टीचर्स को निकालो, खर्चे बंद। मतलब जिन जिन की 20-20 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन थी, 2 बिलियन डॉलर पर आ गए, 4-4 बिलियन वाले 1 बिलियन डॉलर पर आ गए। नाम नहीं लूंगा, बाकी आप समझदार हैं। कारण, उन्होंने कोर्सेज की कीमत क्या रख दी थी? एसएससी का कोर्स ले लो 299 रुपए में। एक व्यापारिक सूझबूझ कहती है कि आप 299 रुपए में प्राइस देकर अपने आप को रिलायंस मत समझिए। रिलायंस तब दे पा रहा था 299 में जब वो इकलौता था ऐसा देने वाला, वो मार्केट की मोनोपोली चाहता था। आपका जो प्रोडक्ट रेट है वो तो सभी कोचिंग देने को तैयार हैं। उससे हुआ क्या? विंग्स बंद हो गई, कोचिंग्स ने अपने अपने उन सेक्टर्स को क्लोज कर दिया। एसएससी में भैया अब हम नहीं काम करेंगे। बड़ी बड़ी कोचिंगों ने एसएससी बंद, रेलवे बंद, स्टेट पीसीएस बंद। क्यों बंद? क्योंकि उनको व्यापारिक सूझबूझ में ये जो सप्लाई का नियम था, ये ढंग से समझ नहीं आया कि वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित की जाए। वस्तु की कीमत इस तरह से नहीं कि प्राइस नीचे कर दोगे तो वस्तु की डिमांड बढ़ जाएगी। उन्होंने केवल मांग का नियम पढ़ा था। उन्होंने क्या पढ़ा था? मांग का नियम। प्राइस नीचे कर दो, डिमांड बढ़ जाएगी और उससे वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन असल मायने में ना तो केवल डिमांड का नियम प्राइस डिसाइड करता है और ना ही केवल सप्लाई का नियम प्राइस डिसाइड करता है। तो क्या करता है? इन दोनों के मध्यम मार्ग मिलकर प्राइस डिसाइड करते हैं। ये रहा। तो किसी वस्तु की प्राइस क्या है? तो भैया दोनों का इक्विलिब्रियम, यानी कि ऐसा भाव जिसमें मांग का नियम और डिमांड का नियम दोनों एक दूसरे के साथ साम्य में यानी इक्विलिब्रियम में रहते हैं, वही मार्केट की प्राइस बनती है। अब समझ में आया कि मैं आरएएस, यूपी पीसीएस के जो बैचेस हैं उन्हें 7500 रुपए में क्यों निकालता हूं? उसके पीछे का बड़ा कारण, 7500 रुपए में भी आपको जानकर आश्चर्य होगा, 1500 रुपए सरकार ले जाती है। सीधे सीधे 20% तो जीएसटी, इनकम टैक्स तो हटा दो। वो जो 6000 रुपए का एक बच्चा मुझे पढ़ता है, साल भर के लिए उसको टीचर को पढ़ाना, उसका कंटेंट तैयार करवाना, क्लासेस लगवाना, सब वगैरह करके और फिर आगे के लिए कुछ काम करवाना, वो प्राइस मुझे इतने में क्यों पड़ती है? इसका मीनिंग समझ में आया? क्योंकि ऐसी स्थिति में डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के साथ में साम्य में रहती हैं। अर्थात कीमत इतनी भी ना हो कि सप्लाई के नाम पर आपको टेंशन होने लगे कि भाई कोई खरीदार भी आ गया तो भी मुनाफा नहीं होगा। यह बाजार का नियम है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हो सकता है इस बात से आपको एकदम जो कड़वा सच है, बोले सर आप एकदम इतना स्पष्ट तरीके से हर बात को बोलकर हमारे सामने रख देते हैं, इसका कोई तार्किक आधार है क्या? नहीं, आपको सब्जेक्ट के साथ साथ जीवन की दिनचर्या भी तो सीखनी है ना। कल को आप भी कुछ ऐसा ही काम कर रहे होंगे, आप में भी यह समझ आना जरूरी है कि मैं वैल्यू केवल उतनी ही रख सकता हूं जितने में मेरा सर्वाइवल हो। मुनाफाखोरी हटा दो, सर्वाइवल भी तो जरूरी है ना, तभी जाकर के तो आप धंधा चला पाओगे। आप खुद को लुटा दिए। जैसे घर की महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा वाक्य कहा जाता है, महिलाएं अक्सर घर के बाकी सब लोगों का ख्याल रखते हुए देखी जाती हैं कि साहब इसकी केयर कर ली, इसकी केयर कर ली, लेकिन फिर कोई घर का समझदार या सूझबूझ वाला व्यक्ति कहेगा उनसे कि मैडम अगर आपने अपना ध्यान नहीं रखा तो फिर इस घर में सबका ध्यान कौन रखेगा? पहले आप अपने आप को स्वस्थ रखिए। सुना है घर में माताजी को आपने इस तरह के सेंटेंस पापा बोलते हुए सुन सकते हैं, बाबा बोलते, दादी बोलते हुए सुन सकते हैं कि भैया आप अपना ध्यान रखिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात अब थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। शानवी रावत, आई कैन अंडरस्टैंड इजीली सर बिकॉज आई एम इकोनॉमिक ऑनर्स स्टूडेंट। टीचर अमेजिंग, थैंक यू सो मच। इकोनॉमिक ऑनर्स वाले भी अगर हमसे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो ये तो हमारा बहुत सौभाग्य है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर है? मांग का और आपूर्ति का दोनों का इक्विलिब्रियम। अब सप्लाई, अब बड़ा सवाल बनता है कि
आपूर्ति के में अंदर कुछ है क्या, मतलब कि इसके अंदर भी सप्लाई के कानून में भी कोई अपवाद है क्या, जैसे उसमें आपने बताए थे? बिल्कुल है। कोई धंधा ही बंद हो जाए या फिर कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो, आप सप्लाई कैसे करोगे? उसकी पैदा ही नहीं होता। अब आपने डिमांड रेज कर दी, सर्दियों में होता है जैसे मटर जो है, शादियों में होता है जैसे मटर पनीर के साथ सब्जी बनानी है, सीजन में मटर आ ही नहीं रहा, मटर तो सर्दियों में आता है। अब उसकी सप्लाई कैसे बढ़ा दोगे आप? अचानक थोड़ी पैदा कर दोगे। प्याज के साथ क्या खेला होता है, कभी नोटिस किया है आपने? प्याज खेतों में फसल खड़ी है, मार्केट में भाव बढ़कर के उसका 100 पहुंच गया है, किसान माथा पकड़ के बैठा है कि अरे तू जल्दी से पक जाता तो मैं तेरे को बेच के 100 रुपए में थोड़ा मुनाफा कमा लेता। लेकिन उसका तो अपना जेस्टेशन पीरियड है, उसे तो पूरे 4 महीने लेके पकना है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। सप्लाई ऐसी चीजों में फेल हो जाती है। कुछ जगह पर मोनोपोलिस्टिक मार्केट, और ये मार्केट का वो क्षेत्र है, अभी समझाएंगे इसको भी। तीसरी चीज है कंपटीशन। मोनोपोली के ऊपर तो डिटेल में चलेंगे अपन अभी, इवन मोनोपोली, कंपटीशन, ये सब चीजें समझाएंगे। एक कंपटीशन के बारे में, जैसे कई बार मार्केट में क्या होता है कि भाई मुझे अपनी तरफ से वो रेट मेंशन करके चलनी है जिस रेट पर दूसरा व्यक्ति सरवाइव ना कर पाए। इसका मतलब क्या हुआ, आसान भाषा में इसको समझने का प्रयास करें कि मैंने अपनी रेट प्रोडक्ट की इसलिए घटा दी कि बेटा इतनी कम कीमत पर तुम तो एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे। बहुत बार ऐसा होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज दूसरे को, जैसे आपने देखा होगा जियो ने जिस समय अनलिमिटेड फ्री इंटरनेट 6 महीने के लिए दिया था, उस समय एयरटेल का 1 GB 250 रुपए का आता था। लोग पागल हो गए कि यार जियो की सिम लेना मैंडेटरी है क्या, क्योंकि सबके पास जियो, क्योंकि अल्टीमेटली फ्री में मिल रहा था। मार्केट की हालत खराब, उसने अपनी तरफ से इतना सस्ता कर दिया, 6 महीने के लिए फ्री। और किसी दिन एजुकेशन सेक्टर में भी ऐसा ही होगा, मुझे ऐसा लगता है। कोई बहुत बड़ी कंपनी आएगी, ये छोटे मोटे हम जैसे जो छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, इनको एक ही बार में साफ कर देगी। भैया सुनो, 6 महीने तक तुम सब लोग हमारे यहां पढ़ाओगे, तुम तो तनख्वाह लोगे, बाकी एकदम फ्री। इससे क्या होगा, सारा कंपटीशन खत्म। कंपटीशन खत्म, फिर बच्चे को एक ही की आदत हो जाएगी और एक ही जना सारा पढ़ाएगा। ऐसा ही तो होता है। कई बार कोचिंग्स में अगर आपने देखा हो, जैसे हम कोटा में रहे हुए हैं, नाम नहीं लूंगा अगेन क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी मतलब प्रोफेशनल बाध्यताएं हैं। कुछ कोचिंग्स दूसरे कोचिंग्स के टीचर को, सारे टॉप टीचर्स को एक ही बार में तोड़ के अपने साथ ले जाते थे, चलो सर हमारे साथ। अब क्या होगा, बच्चे के पास विकल्प ही नहीं बचा। आपके पास वो कैसे रुके, जब टीचर ही नहीं है आपके पास तो बच्चा रुक के क्या करे। बच्चा वहां से निकला, दूसरी कोचिंग में चला गया। ऐसी कोचिंग बनती थी कोटा में। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये कंपटीशन की बात भी समझ में आ जाए। कंपटीशन एक सप्लाई नियम पर लागू नहीं होता है, सप्लाई वप्लाई सब धरी रह जाती है अगर कंपटीशन में कोई व्यक्ति उतर गया। चौथा, पेरिशेबल गुड्स, खराब होने वाली वस्तुएं। मान लो कि आपको पता है कि मेरा आलू है ना, अगर मैंने कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा तो ये खराब हो जाएगा। अच्छा, आसान रूप से समझिए, कभी सब्जी मंडी अगर आप गए हो तो आपने सब्जी की खरीद की हो तो आपने देखा होगा शाम के समय अगर आप जाओगे तो आपको सब्जियां बहुत सस्ती मिलती हैं। कारण क्या है, सुबह जा रहे हो तो सुबह जो वस्तु, जो सब्जी आपको 50 रुपए किलो मिल रही थी, शाम को हो सकता है वो 25 रुपए किलो मिले। क्यों? क्योंकि अगले दिन कोई उसको 25 में भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो पेरिशेबल गुड है, वो खराब हो जाएगी। हरा धनिया सुबह तो एकदम चमक रहा था, शाम तक होते होते मुरझा गया है, अगले दिन तो कचरे में फेंकना पड़ जाएगा। इसलिए क्या बोल रहा है भाई, तो 25 में ही ले ले इसको यार। और कोई जैसे महंगे की, मैंने आपको बताया महंगी वस्तुओं के लिए, ऐसे ही रेयर गुड्स अगर हैं, यानी कि किसी और के पास वो है ही नहीं, तो फिर वो नियम लागू नहीं होती है। कुछ वस्तुएं हैं जो सस्ते में भी उपलब्ध हैं, आप उनको खूब अच्छे से सप्लाई में उपलब्ध करा रहे हो, लेकिन अब वो फैशन में ही नहीं है कि सब अब कोई नहीं खरीदेगा इनको। जैसे आपने देखा हो तो नोकिया 1100 का फोन सस्ता भी था, बड़ी मात्रा में भी था, लोग नहीं खरीद रहे थे कि सर नहीं खरीदेंगे। क्यों? अब फैशन नहीं है ना। बहुत सारी चीजें, जैसे आप कभी जाएंगे शोरूम में, आपको 50%, 60%, 70% ऑफ पर कुछ ड्रेसेस टकी हुई मिलेंगी, पर आप उनको नहीं खरीद के लाएंगे। यार इसको कौन पहनेगा, कौन इसको, अब तो कोई जानता ही नहीं है। समझ में आ गया? तो उम्मीद है आपको आपूर्ति नियम के अपवाद समझ में आ जाए। तो मांग के अंदर और पूर्ति के अंदर आपको यह समझ में आ गया कि वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होती है। अब ये निर्धारित हो ही गई तो फिर जाती कहां है? बाजार में। अल्टीमेटली आज आप जो मुझसे पढ़ रहे हैं ये ऑनलाइन बाजार है। आपने ऑनलाइन मुझे खरीदा, ऑनलाइन मेरी सर्विसेज का लाभ ले रहे हैं। ऐसे ही अगर आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, इनसे कोई सामान खरीदते हैं, ऑनलाइन खरीदते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और कंज्यूम करते हैं। ठीक है,
मार्केट तो कैसा भी हो सकता है, आप वर्चुअली भी खरीद सकते हैं और आप फिजिकली भी खरीद सकते हैं, यानी कि आप जाके दुकान से भी कोई चीज परचेज कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ मार्केट के अंदर अब हम आपको बताने वाले हैं कि अल्टीमेटली मार्केट के जो असली प्रकार हैं उनमें जो सबसे खतरनाक प्रकार का मार्केट है वो एक अधिकार प्रकार का है। मार्केट 7 प्रकार के बताए गए हैं, उनमें से सबसे पहला हम बात कर रहे हैं और मोनोपोलिस्टिक मार्केट की। मोनोपोलिस्टिक मार्केट का मतलब यह हुआ कि जो संसाधन हैं उन पर किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार है। उदाहरण के लिए, आज आप मुझे जिस विद्या से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, लेकिन YouTube पर जब आप मुझसे पढ़ते हैं वो पूरा मार्केट गूगल के कंट्रोल्ड मार्केट में है। आपने मुझे YouTube के माध्यम से ही जाना था। आज YouTube अपने लेवल से यह डिसाइड करता है कि मुझे प्रति व्यूअर से इतना पैसा लेना है, कर सकता है, या वो ये डिसाइड करता है कि मुझे प्रत्येक दर्शनार्थी से इतना एडवांटेज कमाना है या इतना कंटेंट क्रिएटर से मुझे पैसा लेना है। वो कुछ भी कर सकता है। रिसेंटली उसने प्ले स्टोर के ऊपर यह कह दिया कि जितने भी प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन हैं जो इन हाउस परचेज करते हैं उन एप्लीकेशंस के ऊपर मैं पेमेंट के ऊपर इतना % चार्ज लूंगा। आप कुछ कर सकते हो क्या? नहीं। आपकी जरूरत है कि आपको वो चाहिए, जरूरत है तो फिर आपको वो झेलना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ जब प्रोडक्ट में सप्लायर एक ही इतना बड़ा हो कि आपको उसकी सर्विसेज पर डिपेंड रहना पड़े, तो ऐसे मार्केट को मोनोपोलिस्टिक मार्केट कहते हैं। आज मैं जिस तरह से आपको पढ़ा रहा हूं ये पीपीटी है। कौन बनाता है? माइक्रोसॉफ्ट। MS ऑफिस वाले एक दिन ये कह दें कि मैं पीपीटी के लिए आप लोगों से इतने पैसे चार्ज करूंगा, मजबूरी है, देना पड़ेगा। आज भी देना पड़ता ही है। आज आप MS ऑफिस का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, 10-12 हजार रुपए का सब्सक्रिप्शन मिलता है हम लोगों को पढ़ाने के लिए, लेना पड़ेगा आपको, ऑप्शन नहीं है। मोनोपोलिस्टिक है। आज ट्विटर ने कहा कि ट्विटर के ऊपर आपको इतने रुपए में ये परचेज करना है, करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। जिन चीजों में ऑप्शन नहीं है वो मोनोपोलिस्टिक मार्केट की विशेषता है। इससे फायदा क्या होता है? भाई साहब, फायदा तो केवल और केवल उसका होता है जिसने इसको बनाया है, बाकी सबका तो नुकसान ही होता है। बाकी सब बोले तो जो आप और हम जैसे मार्केट के अंदर बैठे हुए लोग हैं उनका। बोले क्यों? क्योंकि इन्हें इसके मनमाने दाम चुकाने पड़ते हैं। तो सबसे गंदा मार्केट कौन सा हुआ? एक अधिकार वाला मार्केट। ठीक है। अब जैसे इंडियन रेलवे है, आपके पास कोई अल्टरनेटिव है क्या उसका? आज ट्रेन रास्ते में खड़ी हो गई, आपका दिमाग एकदम भन्नाए जा रहा है कि लेट क्यों हो गई, मुझे तो समय पे पहुंचना था। आप कुछ नहीं कर सकते। आज ट्रेन का टिकट नहीं मिला, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको टिकट वेटिंग में मिला, आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी कीमत बढ़ाकर सरकार ने बढ़ा दी, कुछ नहीं कर सकते। फ्लैक्सी फेयर लगा दिया, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब वो उदाहरण हैं जो एक अधिकार को समझाते हैं। एक और मार्केट होता है जिसको ओलिगोपॉली मार्केट कहते हैं। इसका मतलब मार्केट में सिंगल प्लेयर नहीं, इससे एक से ज्यादा प्लेयर हो लेकिन बहुत ज्यादा भी ना हो। मतलब कुछ सीमित लोगों के पास में ही उसके अधिकार हो। उदाहरण के लिए, आज जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस में क्या क्या है? जियो, एयरटेल, वोडाफोन, BSNL बेचारा कहीं इधर उधर की लड़ाई लड़ रहा है। 140 करोड़ के देश में 5वीं कंपनी का नाम खोजने में हमें टेंशन होने लग जाती है। यार 5वीं कंपनी कौन सी है? इसका मतलब यह हुआ कि यदि ये लोग आपस में डिसाइड कर लें, अपना कार्टेल बनाकर ये डिसाइड कर लें कि ये माल हमें इतने में ही देना है, आप क्या कर लेंगे? समझ में आ गया? दूसरा देखो, आज इंडिया में ऑयल प्रोड्यूस करने वाली जो कंपनियां हैं, ONGC, IOCL, BPCL, मुश्किल से 5-7 कंपनियां जो तेल की सप्लाई कर रही हैं। सोचो, ये डिसाइड कर लेती हैं जिस दिन की हमें इतना % तो मुनाफा चाहिए ही चाहिए, देना पड़ता है सरकार को। तेल की कीमतों में तेल का उत्पादन और सप्लाई, जितनी कीमत अपन लोग खरीदते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, अगर आप 100 रुपए लीटर डीजल खरीद रहे हैं तो वो असल मायने में बनकर तैयार 30 रुपए में हुआ है। 30 रुपीज ओनली। 30 रुपीज तो सीधा केंद्र सरकार उसमें से टैक्स ले रही है, अतिरिक्त 20 रुपए उसमें से राज्य सरकार टैक्स ले रही है, और 20 रुपए में वो मुनाफा ले रहे हैं अपना, तब जाकर के आपको 100 रुपए का पड़ रहा है। कारण यहां पर अल्प अधिकार है, ऑलिगो मार्केट है। कुछ लोगों ने अपने हिसाब से डिसाइड कर लिया
जैसे हवाई यात्रा हो, ऑटोमोबाइल का उद्योग हो, केबल टेलीविजन हो, ऑयल हो, इंटरनेट हो, ये। तो फिर सबसे अच्छा क्या है? सब्जी मंडी सबसे अच्छी है साहब, परफेक्ट कंपटीशन होता है इसमें। बोले कैसे? भाई एक बात बताइए, कभी सब्जी लेने अगर आप गए हैं, एक तो किसी ठेले वाले से लीजिए जो आपके घर आकर सब्जी देने आया हो, उसने कहा 50 रुपए की आधा किलो मिलेगी, आपको लेनी पड़ेगी। क्यों? आपके पास ऑप्शन नहीं है। सब्जी मंडी जाइए, वहां गिनती से 10 दुकान वाले हैं जो केवल एक ही सब्जी बेच रहे हैं और आवाजें और लगा रहे हैं। एक बोल रहा है 50 रुपए की आधा किलो, दूसरा बोल रहा है 45 की आधा किलो, तीसरा बोल रहा है 40 की आधा, पांचवा बोल रहा है 70 रुपए में पूरा ले जाओ। परफेक्ट कंपटीशन। यानी कि अगर आप किसी ऐसे मार्केट में हैं, यानी आप एक ग्राहक के रूप में ऐसे मार्केट में हैं जहां पर रेट्स को कंपेयर करने का भरपूर विकल्प उपस्थित हो, तो वो एक संपूर्ण प्रतियोगिता के अंदर आता है। और इसका अल्टीमेट फायदा किसको होता है? इसका अल्टीमेट फायदा उपभोक्ता को होता है। ये सब उपभोक्ता के नमूने में ही हैं सारी चीजें। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ जाए। ठीक है। अच्छा, एक और प्रकार का कंपटीशन है, जैसे एक तो मोनोपोली हुआ, एक ऐसे ही एक और मार्केट है जिसको मोनोप्सनी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर किसी वस्तु को खरीदने वाला व्यक्ति कोई एक ही प्रकार का हो, उदाहरण के लिए, हां, मोनोप्सनी। मोनोप्सनी का मतलब क्या है? अगर मैं ये कह दूं कि इस पर्टिकुलर काम में मैं ही मजदूर हायर करूंगा, ऐसे समझते हैं। एक तो हुआ मार्केट में किसी एक ही कंपनी का अधिकार है, लेकिन दूसरी तरफ समझ जाइए, विशिष्ट प्रकार के ग्राहक ही इस वस्तु को खरीदेंगे। मोनोपोली में तो किसकी चल रही है? विक्रेता की चल रही है। मोनोप्सोनी में किसकी चल रही है? ग्राहक की चल रही है। कैसे? कुछ विशिष्ट ग्राहक हैं जो ही इस चीज को यूज में लेते हैं। अगर ग्राहक मना कर दें कि हमें यह नहीं चाहिए, तो क्या कीजिएगा? विचार कीजिए। कोई वस्तु आपके दिमाग में अगर ऐसी आती हो तो जरा सोचकर देखिएगा। उदाहरण के लिए एक शुगर फैक्ट्री है। शुगर फैक्ट्री ने अपने यहां पर एम्प्लॉइज हायर किए। वो अपनी मर्जी से उस पूरे गांव के एम्प्लॉइज को हायर कर लेती है। अगली साल उसने डिसाइड किया कि वो किसी को भी नहीं लेगी। मोनोप्सोनी। हालांकि शुगर कंपनी की मोनोपोली नहीं है मार्केट में कि एक ही शुगर कंपनी हो मार्केट में, नहीं। उस क्षेत्र के लिए वो अपने आप में इतनी बड़ी विकल्प थी कि अगर उसने मना कर दिया तो लोगों के रोजगार खत्म। आप ऐसा सोच के देखिए, कुछ विशेष प्रकार के वस्त्र कुछ विशेष प्रकार के समुदाय के लोग पहनते हैं। अगर हम हिजाब की बात करें तो मुसलमानों के द्वारा पहना जाता है। अगर मुस्लिम लोग बायकॉट कर दें कि हम जो बनाने वाली कंपनीज है ना उनसे नहीं लेंगे, हम तो खुद ही बनाएंगे, क्या होगा उन कंपनीज का? ऐसे ही बहुत तरह के वस्त्र हो गए, बहुत सारे की महिलाएं हैं, जैसे मान लीजिए महिलाओं ने अपनी तरफ से डिसाइड किया कि हम जो गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं अब खरीदेंगे नहीं, खुद से ही बनाएंगे। आप विचार कीजिए, मतलब एक काल्पनिक घटना है, लेकिन इसमें ग्राहक की क्या स्थिति होती है? ग्राहक डिसाइड कर सकता है। ठीक है। ऐसे ही ऑलिगोप्सनी होती है। ऑलिगोप्सनी के अंदर क्या होता है? इसके अंदर कुछ लोग डिसाइड करते हैं, यानी कि लिमिटेड प्रोड्यूस वो होते हैं, मतलब खरीदार होते हैं। कुछ विशिष्ट प्रकार की चीजें देखना, जैसे मेडिकल डिवाइसेस जो बनकर आती हैं, उनको खरीदने के लिए केवल हॉस्पिटल्स ही तो हैं जो उसे कंज्यूम कर सकते हैं। अगर हॉस्पिटल्स मना कर दें कि भैया हम नहीं खरीदेंगे, आपने एक बहुत बड़ी कंपनी लगाई, बहुत सारे मेडिकल अच्छे अच्छे डिवाइसेस बनाए आपने, फेफड़े के लिए मशीन बनाई, नाक के लिए मशीन बनाई, कान के लिए बनाई, सब कुछ बनाया आपने, लेकिन परिणाम क्या निकला? परिणाम यह निकला कि खरीदार ने मना कर दिया कि हम नहीं खरीदेंगे। ऐसी स्थिति में बनाने वाली की चल रही है कि खरीदार की चल रही है? खरीदार की। और ये खरीदार एक साथ एक से ज्यादा हों, जैसे मान लीजिए मैक्स हॉस्पिटल्स जो हैं वो अपनी चेन, या अपोलो हॉस्पिटल्स ये अपनी चेन, या फोर्टिस हॉस्पिटल ये अपनी चेन, ये डिसाइड कर दें कि हम ये प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, खत्म हो गया। ऑलिगोप्सनी कहा जाता है। यानी जैसे प्रकार से मार्केट में विक्रेता की एक अधिकार होता है, ऐसे उपभोक्ताओं का भी एक अधिकार का मार्केट ऑलिगोप्सनी कहलाता है। ठीक है। ठीक है। अब बाकी तो नेचुरल मोनोपोली है कुछ चीजों के अंदर, जैसे कि भाई ऊर्जा है, मतलब बिजली है, पानी है, सीवर लाइन है, ये तो सब सरकार के हाथ में होते हैं, नैसर्गिक रूप से एक अधिकार होता है इन चीजों के अंदर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। कल से हम अपने सेशंस में बैंकिंग शुरू करेंगे। ठीक है। कल से नहीं, कल क्या सैटरडे संडे है ना, हाँ मंडे से शुरू करेंगे भाई। क्लियर? सबको अगर अच्छे से चीज समझ में आ गई हो तो एक बार थम्स अप करके मुझे बता दीजिए, फिर मंडे से आपकी क्लासेस रिज्यूम होंगी।
बैंकिंग के साथ। मनोज थैंक यू सो मच। अदिति बिल्कुल करेंगे बेटा, है ना। आलोक कह सकते हो, पेटेंटेड मेडिसिन मोनोपोली का टाइप है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।